Hello everyone, myself Ramvilas Singh and I am mechanical engineer and currently working as a lecturer in mechanical engineering department in Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम यहाँ देखने वाले हैं सब्जेक्ट एमई 304 जिसका नाम है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। इसके अंदर रोबोटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 9 है और इसमें हम टॉपिक देखेंगे मेजर फीचर्स ऑफ अ रोबोट। और इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं इसके अंदर वो है आपके पास पावर सप्लाई यूनिट, यानी कि रोबोट के अंदर पावर सप्लाई यूनिट किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज पावर सप्लाई यूनिट? तो इसको अगर हम देखें तो पावर सोर्स या फिर पावर सप्लाई जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं? दैट सप्लाई पावर टू कंट्रोलर एंड द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर और कंट्रोलर को पावर सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है पावर सप्लाई यूनिट, जो कंट्रोलर और मैनिपुलेटर दोनों को यहाँ पर पावर सप्लाई करती है। और मेनली हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रोबोट के अंदर जो जितने भी जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को हम पावर किस प्रकार से यहाँ पर हम देते हैं। ओके, सो जितने भी मॉडर्न रोबोट हैं वो किसका यूज करते हैं? एसी सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं यहाँ पर। ओके, The all modern robots use brushless AC servo motors, लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसमें हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोलिक ड्राइव या न्यूमेटिक ड्राइव का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर मेनली देखने वाले हैं कि मैनिपुलेटर में पावर हम किस प्रकार से यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक जो है जो एनालॉगस डायग्राम बताया गया है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करें रोबोट से, रोबोट को अगर हम ह्यूमन बीइंग से अगर कंपेयर करें तो कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द रोबोट। ओके, जैसे हमारा ब्रेन है वैसे जो है रोबोट का ब्रेन होता है। एंड पावर सप्लाई यूनिट, ये जैसे हम क्या करते हैं कि फूड इंटेक करते हैं। फूड इंटेक से क्या होता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी आती है और ये जो एनर्जी हम कहाँ ट्रांसमिट करते हैं? ये एनर्जी हम ट्रांसमिट करते हैं हमारे जितने भी मसल्स हैं वहां पर ये एनर्जी जाती है और जो है मसल्स काम करते हैं, जॉइंट्स काम करते हैं, इस प्रकार से हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट के अंदर यहाँ पे आपको जो जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है एक जॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। ओके, एंड द नेक्स्ट जॉइंट इज देयर। तो यहाँ पर जॉइंट है, एक यहाँ पर जॉइंट है। तो इस प्रकार से कितने भी जॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन सभी जॉइंट पर पावर आप किस प्रकार से दे रहे हैं? तो ये जो है पावर सप्लाई यूनिट है और यहाँ से पावर इस प्रकार से इसमें जा रही है, किसके अंदर? इस रोबोटिक आर्म के अंदर जो भी मोटर्स हैं उनमें यहाँ पर पावर हम भेजते हैं। और मैनिपुलेटर को कंपेयर हम किससे कर सकते हैं? जो हमारा आर्म होता है, दिस आर्म इज कंपेयर्ड विथ मैनिपुलेटर। और मैनिपुलेटर एक्चुअली होता है क्या? रोबोटिक आर्म को हम जो मैनिपुलेटर करते हैं। और अगर हम जो है व्हीकल की बात करें तो हमारे पैर व्हीकल्स हो गए जिससे हम मूव करते हैं, और यहाँ पर भी जो है रोबोट के अंदर भी व्हीकल यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पावर सप्लाई यूनिट कि पावर किस प्रकार से सप्लाई की जा रही है रोबोट को। ठीक है, यानी कि रोबोट जब मूव कर रहा है तो उस रोबोट को मूव कराने के लिए हम किस प्रकार से पावर यहाँ पर इसको देते हैं। ओके, तो मेनली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रोबोट्स के जो जॉइंट हैं तो जॉइंट को हम किस प्रकार से पावर दे रहे हैं। ओके, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। सो the power is transmitted to manipulator joint by drive units। अब ये जो पावर है, आप किसको पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं? मैनिपुलेटर को। तो मैनिपुलेटर को पावर ट्रांसमिट आप कैसे करते हैं? आप किसी न किसी ड्राइव यूनिट की सहायता से आप यहाँ पर पावर यहाँ पर सप्लाई आप करते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं। कोई ना कोई आपके पास जो है ड्राइव यूनिट होगी। एक्चुअली जो ड्राइव यूनिट होती है उसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं। दी ड्राइव यूनिट्स is also known as actuators। okay, actually these actuators are muscles of a robot। जैसे हमारे हाथ के मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं, इसी प्रकार से एक्चुएटर्स को हम रोबोट के जो मसल्स कह सकते हैं। ओके, और एक्चुएटर में हम जो है पावर सेंड करते हैं और एक्चुएटर क्या करता है? मूव करता है। इस प्रकार से रोबोट मूव करता है यहाँ पर। इफ वी कंसिडर लिंक एंड जॉइंट as an skeleton of robot, then the actuator acts as a muscle। अगर हम लिंक और जॉइंट को अगर स्केलेटन की तरह अगर इसको समझें तो एक्चुएटर किसका काम करते हैं? मसल का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? लिंक को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, अलग अलग जो रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ये जो है
मूव करते हैं लिंक को, है ना। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एक्चुएटर्स है, देखिए एक्चुएटर का दूसरा नाम क्या है, ड्राई यूनिट। ड्राई यूनिट क्यों जरूरी है? ड्राई यूनिट पावर ट्रांसमिट करती है किसको? रोबोट के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ये पावर ट्रांसमिट करती है। ओके, मतलब कि पावर ड्राइव के अंदर आती है और ड्राइव जो है मूव होता है और इस प्रकार से जो है आपका रोबोट मूव होता है। ओके, तो एक्चुएटर मस्ट हैव इनफ पावर, कि एक्चुएटर में इतनी जो है पावर होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, एक्सिलरेट कर सके और डी एक्सिलरेट कर सके किसको, लिंक को। ओके, और लोड कैरी कर सके। ओके, और साथ ही साथ जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर एक ड्राइव यूनिट है जो एक मोटर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है लाइट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और साथ साथ में इजी टू मेंटेन भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई यहाँ पर एक्चुएटर की, ड्राइव यूनिट की। ओके, तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये जो है आपके पास रोटेशनल जॉइंट है, दिस इज द रोटेशनल जॉइंट एंड दिस इज द ट्रांसलेटरी जॉइंट। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने एक मोटर लगा दिया है तो दिस इज द वन एक्चुएटर, और यहाँ पर जो लीनियर मोशन के लिए आपने जो एक एक्चुएटर लगाया दैट इज द इट इज आल्सो एन एक्चुएटर। ठीक है, तो जहां भी जॉइंट होता है तो वहां पे क्या करते हैं हम, एक्चुएटर या फिर ड्राइव यूनिट को हम फिट कर देते हैं और पावर इसमें आती है और ये फिर जो है पावर के हिसाब से जो है रेस्पॉन्स देते हैं और अपना जो है लिंक मूव करता है, रोबोट यहाँ पर अपना वर्क करता है। देखिए, अगर हम एक रोबोट को समझें तो यहाँ पर एक जो है रोबोटिक आर्म है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास बेस है, बेस है आपके पास, पहला लिंक हो गया। ठीक है, दिस फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक एंड दिस इज द एंड इफेक्टर। एक बार और मैं समझाता हूँ, यहाँ पर बेस, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक एंड यहाँ पर ये एंड इफेक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पर सभी लिंक के बीच में एक मोटर लगी हुई, जैसे यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द रोटेशनल जॉइंट, अगेन रोटेशनल जॉइंट, अगेन रोटेशनल जॉइंट, दिस इज द अगेन रोटेशनल जॉइंट। तो जहां जहां भी जॉइंट है तो वहां वहां एक जो है एक्चुएटर फिट किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पावर सप्लाई करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हम पावर सप्लाई करेंगे और इस प्रकार से ये रोबोटिक आर्म अपने हमारी जो यहाँ पर मूव होती है। ओके, तो यहाँ पर जो भी ड्राइव सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं तो हम देख ले समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कि जब हम ऑपरेशन करेंगे ड्राइव यूनिट से तो हमें स्पीड के हिसाब से चाहिए, स्पीड कितनी चाहिए, कहीं कि हमें जो है बिल्कुल फास्ट ऑपरेशन करना होता है, स्पीड में ऑपरेशन करना होता है, पीक एंड प्लेस वाला। ठीक है, तो ड्राइव सिस्टम की जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, का ऑपरेशन वो कितनी स्पीड से कर पा रहा है। सेकंड, लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि जो ड्राइव यूनिट है, जो एक्चुएटर है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड वो कैरी कर सकता है। ओके, पावर कंजम्पशन, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो, है ना। जैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो, और अगर हम हाइड्रोलिक ड्राइव कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल मोटर कंज्यूमिंग लेस पावर और हाइड्रोलिक ड्राइव वो ज़्यादा पावर कंज्यूम यहाँ पर करता है। पोजिशनल एक्यूरेसी क्या है, रिपीटेबिलिटी क्या है, ये भी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है ड्राइव सिस्टम का। डायनेमिक परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, देखिए यहाँ पर जो रोबोट है, रोबोटिक आर्म, उसको अलग अलग जो है ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर लोड क्या है, अनइवन है, तो इस केस में वहाँ पर डायनेमिक लोडिंग लगती है। तो उस केस में कितना स्टेबल है आपका ड्राइव सिस्टम, तो एक कैरेक्टरिस्टिक आपके पास स्टेबिलिटी और डायनेमिक परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट इज द कॉस्ट, कि ड्राइव सिस्टम की कॉस्ट क्या है, अलग अलग ड्राइव सिस्टम की अलग अलग कॉस्ट होती है। तो मेनली ये आपके पास जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइव सिस्टम है। ओके, टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम, तो यहाँ पर हम केवल जो है 3 प्रकार के ड्राइव सिस्टम की बात करेंगे। पहला हाइड्रोलिक ड्राइव, सेकेंड न्यूमेटिक ड्राइव एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो अगर इसको हम समझें तो हाइड्रोलिक ड्राइव जो आपके पास है, इन द हाइड्रोलिक ड्राइव वी यूज द फ्लूइड विच इज जनरली ऑयल, मीन्स हाई प्रेशर पे हम जो ऑयल का उपयोग करते हैं हाइड्रोलिक ड्राइव्स के अंदर। इन द केस ऑफ न्यूमेटिक ड्राइव वी यूज compressed air, we use compressed air, okay. And in the case of electrical drive we use the simple motor, electrical motor, okay. तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हम जो है तीनों ड्राइव के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक ड्राइव। हाइड्रोलिक ड्राइव जैसे कि हमने देखा, हाइड्रोलिक ड्राइव के अंदर
हम जो है लिक्विड को, एक जो आपके पास जो ऑयल होगा, लिक्विड होगा, उसको हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे सेंड करेंगे सिस्टम के अंदर, एंड देन इट वर्क्स, है ना, वो क्या करेगा, एक्चुएट करेगा। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से ऑपरेशन होता है। तो ये जो हाइड्रोलिक ड्राइव है वो यहाँ पर लीनियर जॉइंट पर भी आप इसको जो है एक्चुएट करने का काम में ले सकते हैं, और रोटरी जॉइंट को भी आप एक्चुएट कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिससे आप लीनियर जॉइंट को भी एक्चुएट कर सकते हैं और रोटरी जॉइंट को भी आप एक्चुएट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा जेसीबी के अंदर। जेसीबी के अंदर क्या होता है, जेसीबी के अंदर जो है रोबोटिक आर्म की तरह उसकी जो आर्म होती है, जो है डिग करने काम आता है, उसको फिर लिफ्ट करता है। तो उस केस में क्या होता है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक जो है पिस्टन सिलेंडर होते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोलिक जो है पिस्टन अंदर जाता है तो वो जो है बेंड हो जाता है और वो अपना वर्क परफॉर्म करता है जेसीबी के अंदर जो उसकी जो होता है ना आर्म वो। तो इसी प्रकार से जो हाइड्रोलिक ड्राइव भी काम करता है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार से यहाँ पर जो है हम इसको जो है समझ सकते हैं कि लीनियर जॉइंट के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक पिस्टन लगे होते हैं। लीनियर जॉइंट के लिए यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक पिस्टन लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक जो है सिलेंडर होता है, ओके, और यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है। यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है पिस्टन लगे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो पिस्टन लगा होता है एक, ठीक है। और यहाँ पर जो है दो पोर्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं, पहला पोर्ट और दूसरा पोर्ट। अब देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जो है फ्लूइड का इंटेक अगर इस साइड से है, फ्लूइड का इंटेक अगर जो इस साइड से हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पिस्टन है वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ओके। और अगर मान लीजिए कि अगर जो है इंटेक जो है फ्लूइड का अगर इस साइड से है ना, फ्रॉम दी राइट साइड, तो क्या होगा, अब जो आपका जो पिस्टन है वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है ट्रांसलेटरी मोशन को हम इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में इस प्रकार से इसमें देखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द रोटरी वेन एक्चुएटर। तो रोटरी वेन एक्चुएटर में यहाँ पर जो है रोटरी जैसे जो ड्राइव होते हैं वो लगे होते हैं, रोटरी वेन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, रोटरी जॉइंट को एक्चुएट करते हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। तो इन हाइड्रोलिक सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर पंप फ्लूइड फ्रॉम अ रिजर्वर टैंक टू हाइड्रोलिक एक्चुएटर विच आर इन जनरल डबल एक्टिंग पिस्टन सिलेंडर असेंबली। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है आपका, जो आपके पास फ्लूइड है, ऑयल है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पंप की सहायता से, एक आपके पास जो टैंक होगा, तो हम क्या करेंगे कि टैंक से हम जो है मोटर की सहायता से हाइड्रोलिक एक्चुएटर में भेजेंगे इस जो है फ्लूइड को, ओके। और जैसे हम जो है फ्लूइड को भेजेंगे इस फॉर्म में, इस तरीके से हम जो है फ्लूइड को भेजेंगे, तो क्या होगा, ये जो है रिक्वायर्ड फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा या तो ये राइट साइड में जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ओके। तो क्या करता है, एक मोटर पंप करता है इस ऑयल को, फ्लूइड को कहाँ पंप करता है, रिजर्वर टैंक से हाइड्रोलिक एक्चुएटर में ये पंप करता है। और जनरली जो क्या होता है, डबल एक्टिंग यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर असेंबली यहाँ पर होती है, तो हमें ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लूइड एट हाई प्रेशर पासेस थ्रू कंट्रोल वाल्व बिफोर इट्स एंट्री इनटू लीनियर एक्चुएटर। देखिए यहाँ पर एक जो है कंट्रोल वाल्व की यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है, कंट्रोल वाल्व, इट मीन्स कि यहाँ जो मोटर क्या कर रही है, मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर क्या कर रही है कि इस फ्लूइड को रिजर्वर जो टैंक है आपका, टैंक से इस फ्लूइड को कहाँ पहुंचा रही है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर में ये पहुंचा रही है, ओके। तो यहाँ जो फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है ना इस तरीके से, तो ये जो है इस साइड में एंटर करेगा या फिर इस साइड में एंटर करेगा, लेफ्ट में एंटर करेगा कि राइट में एंटर करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका कंट्रोल वाल्व, यस, ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल वाल्व डिसाइड करेगा, ओके। तो कंट्रोल वाल्व जिस साइड का जो वाल्व ओपन होगा उस साइड जो है फ्लूइड आपका एंटर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पिस्टन आपका लेफ्ट या राइट मूव कर जाएगा। इस प्रकार से ट्रांसलेटर जो जॉइंट है वो वर्क करेगा इस प्रकार से, ओके। और रोटरी एक्चुएटर में क्या होता है, यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक मोटर होती है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली जो है रोटेट होते हैं, इस प्रकार से हम इसका जो है उपयोग करते हैं। और इसके अंदर 10 इन हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों ही यहाँ पर पॉसिबल होती है, ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर, ओके। और रोटरी में क्या होता है कि हाइड्रोलिक मोटर जो है ऑलवेज जो है ऑपरेशन में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक कपलिंग आपने देखी होगी, है ना,
तो एक हिस्सा जो है हमेशा जो है रोटेट करता रहता है, दूसरा जब कांटेक्ट में आता है तो वो रोटेट करने लग जाता है। तो इसी प्रकार कुछ जो अरेंजमेंट होता है रोटरी एक्चुएटर में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो है असेंबली है। ओके, सो देयर इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक ड्राइव। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है दैट इज द हाइड्रोलिक ड्राइव। यहाँ पर एक सिंपल सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है कि यहाँ से जो ग्रिपर है वो इस बॉक्स को नीचे ला रहा है। ओके, बॉक्स को नीचे लाता है और हाइड्रोलिक ड्राइव का जो है काम क्या है, इस हाइड्रोलिक ड्राइव जो है काम ये है कि इस ब्लॉक को ये जो है कन्वेयर पे डालना है इसको, मतलब इसको फोर्स करना है इस साइड में, राइट साइड में इसको फोर्स करना है। ठीक है, तो काम केवल इतना सा है कि यहाँ जो ग्रिपर है, ग्रिपर इस ऑब्जेक्ट को नीचे रखेगा और ये जो आपके पास ड्राइव है, जो रेम आपको दिख रही है वो इसको राइट साइड में फोर्स करके मूव करेगी। ओके, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है डबल एक्टिंग सिलेंडर आपको दिख रहा है, दैट इज द डबल एक्टिंग सिलेंडर। ओके, यहाँ पर पिस्टन है आपके पास। ओके, तो फ्लूइड आपका जो है लेफ्ट साइड से भी एंटर कर सकता है और राइट साइड से भी यहाँ पर एंटर कर सकता है। तो अभी फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, पिस्टन आपका राइट साइड की तरफ मूव करेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या असेंबली है। यहाँ पर एक जो है प्राइम मूवर है, मोटर है। ओके, मोटर क्या करता है, मोटर चलाता है पंप को। ओके, और पंप क्या करेगा, पंप इसको जो फ्लूइड रिजर्वर है यहाँ से जो है फ्लूइड को उठाएगा और इस प्रकार से ये इसमें डालेगा। किसमें डालेगा, ये डालेगा कंट्रोल वाल्व से पास होते हुए, कंट्रोल वाल्व से पास होते हुए फ्लूइड आपका इस डबल एक्टिंग सिलेंडर में जाएगा। ठीक है, जिस साइड से फ्लूइड एंटर हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पिस्टन आपका मूव करेगा, या तो लेफ्ट मूव करेगा या तो राइट मूव करेगा। ठीक है, और वापस जब फ्लूइड आपका वापस नीचे आएगा इस जो है रिजर्वर में, तो वापस जो है फिल्टर के साथ नीचे आ जाएगा, ताकि कोई अगर डस्ट वगैरह हो, कोई इम्प्योरिटीज हो तो वो यहाँ पर नहीं आती हैं जो है फ्लूइड रिजर्वर के अंदर। तो देखते हैं किस प्रकार से ये जो है वर्किंग हो रही है यहाँ पर। ओके, अब जो आपने जो है दूर इसको प्लेस कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, अब अगेन जो आपका ये जो रेम है वो वापस जो है अपनी जो है पुनः स्थिति में आ रहा है और इस प्रकार जो है पुनः स्थिति में आ चुका है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जो है प्लेस हो चुका है कन्वेयर पे और अब जो है रेम वापस आ चुका है। तो रेम को वापस लाने के लिए क्या किया हमने कि अब हमने जो है राइट साइड से फ्लूइड को एंट्री कराई। ये जो फ्लूइड था आपका, फ्लूइड को हमने जो है राइट साइड से जो है एंट्री कराई ताकि ये जो पिस्टन है वो आपका लेफ्ट साइड में मूव करे और रेम आपका जो है लेफ्ट साइड में आ जाए। ठीक है, तो आई जो है यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोलिक ड्राइव यहाँ पर काम कर रही है। ओके, अगेन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अगेन क्या आएगा, नीचे आएगा, फिर अगेन ये जो है इसको आगे पुश करेगा और यहाँ पे लाएगा, अगेन ये जो प्रोसीजर चलता रहेगा यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक ड्राइव के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो इसका एडवांटेज है फॉर लार्जर रोबोट, यानी कि जहां पर भी लार्जर रोबोट काम में ले रहे हैं तो वहां पर हम ड्राइव सिस्टम के रूप में हाइड्रोलिक ड्राइव का उपयोग करना सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटर स्पीड, यानी कि यहाँ पर जो ड्राइव है वो स्पीड से काम करता है और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई रहती है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, देखिए यहाँ पर फ्लोर स्पेस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो जो है फ्लूइड रिजर्वर बनाना होगा, पंप लगाना होगा, मोटर लगाना होगा, फिल्टर लगाना होगा, तो यहाँ पर जो है कई सारे एसेसरीज हमें यहाँ पर जो लगानी होती है। तो यहाँ पर जो फ्लोर स्पेस है उसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है यहाँ पर। सेकंड है ऑयल लीकेज। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती है, ऑयल लीकेज की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो वर्किंग फ्लूइड क्या है, ऑयल है, फ्लूइड है, तो वो यहाँ पर लीकेज हो सकता है और उसके लीकेज होने से क्या होगा, फर्श पूरा जो है स्लिपरी हो जाएगा, तो वो हार्मफुल हो सकता है ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर ये जो है ड्रॉबैक्स हाइड्रोलिक ड्राइव्स के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूमेटिक ड्राइव। न्यूमेटिक जैसे कि नाम से क्लियर है, न्यूमेटिक का मतलब क्या होगा, जहां पर हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करेंगे उसको हम न्यूमेटिक कहते हैं। ओके, सो न्यूमेटिक सिस्टम विल एम्प्लॉय अ लीनियर एक्चुएटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम जो लीनियर एक्चुएटर का ही उपयोग करते हैं, दैट इज डबल एक्टिंग कुशन्ड सिलेंडर। यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, डबल एक्टिंग सिलेंडर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने हाइड्रोलिक में देखा डबल एक्टिंग सिलेंडर था, इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है डबल एक्टिंग सिलेंडर का उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। ओके, सो न्यूमेटिक पावर ड्राइव सिस्टम यूज कंप्रेस्ड एयर टू मूव द रोबोट आर्म। तो रोबोट आर्म को मूव कराने के लिए यहाँ पर हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं। ओके, और ये जो मेनली न्यूमेटिक ड्राइव है वो स्मॉलर रोबोट के लिए काम में लिया जाता है, फॉर स्मॉलर रोबोट। ठीक है,
और जहाँ पर रोबोट की डिग्री 2 से 4 डिग्री फ्रीडम हो तो वहाँ पर हम जो है इसका उपयोग जनरली करते हैं। और सिंपल जो पिक एंड प्लेस का जो ऑपरेशन होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना, अगर ऐसा कोई ऑपरेशन करना है तो उस केस में हम जो है न्यूमेटिक ड्राइव को ही प्रीफर करते हैं। ओके, सो देयर इज अ टिपिकल डायग्राम कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है कंप्रेस्ड एयर जो है प्रोड्यूस की जा रही है। देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन दिस कंप्रेसर। ओके, देन द कंप्रेस्ड एयर पासेस थ्रू filter units and ultimately comes in the cylinder, double acting cylinder, and this double acting cylinder is linear actuator of robot. ओके, सो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है इस जो है कंप्रेसर के थ्रू, और यहाँ पर जो है फिल्टर के थ्रू जो है यहाँ पर पास होते हुए जो आपका जो कंप्रेस्ड एयर है वो इस प्रकार से आता है। और इस जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। अगेन यहाँ पर भी जो है कंट्रोल वाल्व होता है कि इस एंड से एयर भेजनी है या फिर इस एंड से एयर भेजनी है, या तो आप लेफ्ट एंड से एयर को जो है भेजेंगे इसके अंदर, या फिर आप जो है राइट एंड से एयर को भेजेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर डिसाइड करेगा ये कंट्रोल वाल्व। ओके, तो यहाँ पर जो एक डायग्राम है, एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर जो है फिल्टर यूनिट को भेज रहा है। फिर अगेन यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाती है, इस कंट्रोल वाल्व में जाती है। जो है यहाँ पे जो है सोलेनोइड टाइप का यहाँ पे जो वाल्व है, यहाँ पर जो है दो पाथ है यहाँ पर, या तो ये लेफ्ट साइड से एंट्री करेगा या तो ये राइट साइड से एंट्री यहाँ पर करता है। यहाँ पर क्या देखिए हाइड्रोलिक में क्या था कि हाइड्रोलिक में जो आपका फ्लूइड था, हाइड्रोलिक में आपका जो फ्लूइड था वो अगेन इस फ्लूइड रिजर्वर में वापस आ जा रहा था ना, यानी कि ये जाता है अपना काम करता है और वापस इस रिजर्वर में आ जाता है। बट इन द केस ऑफ कंप्रेस्ड एयर क्या होगा, जो एयर सिलेंडर में जा रही है वो वापस जो है एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दी जाती है। ठीक है, ये वापस कंप्रेसर में नहीं आएगी। क्या होगा, जो एयर काम में आ चुकी है वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दी जाती है यहाँ पर। तो हमें ध्यान रखना है। ये जो है डायग्राम बताया गया है, एक रोबोट है जिसका काम क्या है, पंचिंग करना। तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट बताया गया है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें आपको पंच करना है। तो पंच करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस साइड से हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर सेंड करेंगे ताकि ये लेफ्ट साइड में मूव करे और यहाँ पे जो पंचिंग ऑपरेशन करे। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल जो है वाल्व लगे हुए हैं, पहला कंट्रोल वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कंप्रेस्ड एयर को सेंड करके हम यहाँ पर पिस्टन को मूव कराते हैं लेफ्ट या राइट, और हमारा जो है लीनियर एक्चुएटर इस प्रकार से काम यहाँ पर करता है। ओके, हम यहाँ पर देखने वाले हैं न्यूमेटिक ड्राइव की वर्किंग, किस प्रकार से ये जो है स्मॉलर रोबोट के लिए काम में लिया जाता है और फास्ट साइकिल के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि फास्ट ऑपरेशन के लिए पिक एंड प्लेस यहाँ पर हम जो ऑपरेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक ड्राइव, सो कैन बी रेडिली अडेप्टेड टू प्रोवाइड ट्रांसलेशन मोशन। तो जहां भी ट्रांसलेटरी मोशन देनी है वहां पर हम इसका जो है आसानी से उपयोग कर सकते हैं। एबिलिटी टू शॉक एब्जर्व, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉक एब्जर्व कर सकता है न्यूमेटिक ड्राइव, क्योंकि हम न्यूमेटिक ड्राइव के अंदर यूज कर रहे हैं हम कंप्रेस्ड एयर, एंड एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। अगर एयर कंप्रेसिबल है तो क्या होगा, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस न्यूमेटिक ड्राइव। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, हम देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो इसका मेन जो डिसएडवांटेज क्या है, लीकेज विल लीड्स टू फेलियर। क्योंकि अगर इस सिस्टम में अगर कहीं भी अगर लीकेज हुआ, अगर इस सिस्टम में अगर कहीं भी कंप्रेस्ड एयर का लीकेज हुआ तो क्या होगा, द प्रेशर ऑफ एयर इज ड्रॉप ड्रास्टिकली, यानी कि जो प्रेशर है एयर का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। यानी कि बिना प्रेशर को तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा ना, यानी कंप्रेस्ड एयर में अगर प्रेशर है ही नहीं तो वो काम करेगा ही नहीं। मीन्स क्या होता है, अगर लीकेज हो रहा है तो प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाएगा और आपका जो है सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक जो मेन जो है डिसएडवांटेज है न्यूमेटिक ड्राइव का।
लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव। ओके, तो यहाँ पर हम देखा न्यूमेटिक ड्राइव और हाइड्रोलिक ड्राइव के अंदर कि यहाँ पर आपके पास एक्चुएटर्स तो लगे हुए हैं जॉइंट पे, रोबोट के जॉइंट पे एक्चुएटर लगे हुए हैं, और इन एक्चुएटर में या तो आप हाइड्रोलिक फ्लूइड सप्लाई कर रहे हैं या तो आप जो है कंप्रेस्ड एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा यूनिट की आवश्यकता पड़ रही है। या तो आप जो है एयर रिजर्वर या तो आपके पास जो है फ्लूइड रिजर्वर है हाइड्रोलिक के अंदर, या फिर आपके पास जो है कंप्रेशर आपने अलग से रखा हुआ है कंप्रेस्ड एयर को सेंड करने के लिए। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें कि एक्चुएटर्स को हम डायरेक्ट जो है जॉइंट पर ही माउंट कर दें। क्लियर, यानी कि हम क्या करें कि हम जो है सीधे जॉइंट पर ही हम जो है ड्राइव को माउंट कर दें, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव की सहायता से हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर ही हम सीधे जो है जॉइंट पे फिट कर देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, केवल हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही वहां पर फीड करना होता है मोटर के अंदर। जैसे सिग्नल जाता है तो मोटर आपका जो है रेस्पॉन्स करता है एंड देन जॉइंट यहाँ पर अपना वर्क करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है असेंबली के अंदर प्रिसाइज वर्क करने होता है, हम इसका यूज करते हैं, और ये जो है स्मॉल रोबोट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्लोर स्पेस की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वर नहीं है, कोई कंप्रेसर नहीं है। यहाँ पर जो है सीधे जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो सीधे जॉइंट पर यहाँ पर फिट किए हुए हैं। ओके, तो देयर रिक्वायर अ लेस फ्लोर स्पेस। यहाँ पर एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी प्राप्त होती है हमें। ओके, और यहाँ पर रिपीटेबिलिटी भी गुड होती है, यानी कि हम जो है ये एक ही काम को बार बार जो है एक्यूरेसी के साथ ये रिपीट कर सकता है। ओके, लेकिन एक ड्रॉबैक इसका लो स्पीड, यानी कि जो लो स्पीड काम करता है। हाई स्पीड पे अगर काम कराना है तो कौन सी ड्राइव हम जो उपयोग में लेंगे, न्यूमेटिक ड्राइव यूज्ड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। ओके, स्मॉल रोबोट और हाई स्पीड ऑपरेशन करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, न्यूमेटिक ड्राइव का उपयोग करेंगे। ओके, और लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या होता है, लो स्पीड हमें मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर लेस पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक। यहाँ जो पावर कंजम्पशन है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का वो बहुत ही यहाँ पर कम होता है। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर 4 प्रकार के हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डीसी सर्वो मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, एसी सर्वो मोटर एंड डीसी स्टेपर मोटर। ओके, तो मेनली यहाँ पर हम बात करेंगे 2 प्रकार के मोटर की। फर्स्ट वन इज सर्वो मोटर एंड सेकंड इज द स्टेपर मोटर। ये 2 ही मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वो मोटर एंड स्टेपर मोटर। सर्वो मोटर वो मोटर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फीडबैक डिवाइस भी इसमें लगी होती है। ठीक है, सो सर्वो मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें फीडबैक डिवाइस लगी होती है, यानी कि मोटर आपका कितना मूव हुआ है इसकी जो मॉनिटरिंग यहाँ पर कंटिन्यूसली होती रहती है। और स्टेपर मोटर का मतलब क्या है कि जितने सिग्नल मिलेंगे मोटर को, मोटर उस सिग्नल के हिसाब से रोटेट होगा स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। ओके, सो देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट मोटर्स। पहला है सर्वो मोटर जिसमें फीडबैक सिस्टम लगा होता है, और दूसरा होता है स्टेपर मोटर जो सिग्नल के हिसाब से स्टेप के अंदर मूव होता है ना। जितने सिग्नल रिसीव होंगे स्टेपर मोटर को वो उतनी ही बार रोटेट हो जाएगा कुछ एंगल पे। आगे देखेंगे इसके बारे में। हम यहाँ पे देख लेते हैं सर्वो मोटर। सो सर्वो मोटर के अंदर हम देखें तो ये एक रेगुलर मोटर है जो क्या करती है, सेंसर्स के साथ उपयोग में ले जाती है। सेंसर का मतलब क्या, एक तरह का फीडबैक मिल रहा है मोटर को, है ना। अ रेगुलर मोटर विथ अ सेंसर टू मेजर एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के दौरान एंगुलर पोजीशन क्या है उसकी जो है मॉनिटरिंग होती रहती है सेंसर के द्वारा। अगर फॉल्ट है तो वो जो है फीडबैक मिलता है इसको, और वो अपने आप इसको जो है ऑटो करेक्ट यहाँ पर कर लेता है। यहाँ पे जो है क्लोज लूप जो है सर्वो मैकेनिज्म काम में ली जाती है। जहाँ पर भी फीडबैक सिस्टम होगा उसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलेंगे। ओके, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, रोबोटिक्स में होता है, सीएनसी के अंदर होता है, और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर उपयोग इसका होता है। ओके, तो ये कुछ जो है टिपिकल डायग्राम है सर्वो मोटर का। ठीक है, तो सर्वो मोटर में एक जो मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर फीडबैक डिवाइस यहाँ पर लगे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास एक सर्वो मोटर है, एंड इन दिस सर्वो मोटर देयर इज इनकोडर होता है एक्चुअली। इनकोडर इज द फीडबैक डिवाइस। इनकोडर क्या है आपके पास, फीडबैक डिवाइस जो क्या कर रहा है, इसको रोटेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है, सेंस कर रहा है रोटेशन को। ओके, एंड गिवन फीडबैक टू कंट्रोलर। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है सर्वो मोटर आपके पास, इसका एक जो है अगर हम जो है फ्लो डायग्राम देखें तो इस प्रकार से
ये आपके पास सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है फीडबैक करते हैं किसको, इनपुट की तरफ हम जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम इसको सेंड करते हैं। अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक है तो उसको जो है करेक्ट कर ली जाती है, अगर मिस्टेक नहीं है तो ऑल इज ओके। ठीक है, तो सर्वो मोटर इज अ मोटर विच रोटेट विद द हेल्प विद फीडबैक लूप सिस्टम। ओके, तो सर्वो मोटर वह मोटर है जिसमें फीडबैक सिस्टम का प्रोविजन होता है। ओके, तो ये आपके पास जो है सर्वो मोटर है। तो इस मोटर के अंदर देखिए यहाँ पर दो पार्ट होंगे, पहला होगा स्टेटर, स्टेटर जानते हैं आप लोग, जो स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर के अंदर, और दूसरा होता है रोटर, जो है रोटेट होता है। तो यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास मैं जो है डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ आपके पास एक जो है आपके पास इस तरीके से दिस इज द स्टेटर। ओके, और यहाँ पर जो है पोल्स बने होते हैं स्टेटर पे, जैसे कि यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर पोल्स किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और बीच में क्या लगा होता है, बीच में आपके पास लगा होता है रोटर, एंड इन द मिड देयर इज अ रोटर। ओके, और रोटर के ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है फ्लक्स है ना, जब फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा तो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्टेटर रोटेट करने लग जाएगा, सॉरी रोटर जो है रोटेट करने लग जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर रोटेटरी मोशन यहाँ पर होती है। ओके, और यहाँ पर हम देखा कि यहाँ पर जो है फीडबैक सिस्टम भी लगा होता है। ओके, इन डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग आर ऑन द स्टेटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द रोटर। तो स्टेटर के अंदर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर की वाइंडिंग किस पे होती है, रोटर के ऊपर होती है। ओके, इन एन इंडक्शन मोटर स्टेटर कैरीज 3 वेज वाइंडिंग विच ड्रॉ अ करंट एंड सेट अप अ रोटेटिंग फ्लक्स पैटर्न, जहाँ पर जो एक फ्लक्स पैटर्न जनरेट होता है विथ अल्टरनेट नॉर्थ साउथ इन एयर गैप रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एंड नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो घूमने की जो स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ घूमने की जो स्पीड होगी किस पे डिपेंड करेगी, पहला डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, दूसरा जो पावर सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, और एयर गैप कितना है, इन तीनों पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, रोटेटरी मोशन यहाँ पर होती है। ओके, सो स्टेटर एंड रोटर फील्ड विल इंटरेक्ट एंड प्रोड्यूस टॉर्क। तो यहाँ पर जो फील्ड जनरेट हो रहा है स्टेटर और रोटर दोनों के अंदर, वो इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और फाइनली रोटर आपका घूमना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जो रोटर है, रोटर इज प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट एंड इन अ डीसी मोटर ब्रशेज एंड कम्यूटेटर आर यूज। तो डीसी के अंदर ब्रशेज और कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, और रोटर जो है शाफ्ट के ऊपर प्लेस यहाँ पर की रहती है। नेक्स्ट आपके पास स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर के अंदर हम अगर हम देखें तो इनहेरेंट एबिलिटी टू कंट्रोल पोजीशन, ठीक है, बिल्ट इन आउटपुट स्टेप, यानी कि क्या करता है कि इसमें जैसे पावर आती है तो क्या करता है कि उस पल्सेस के हिसाब से ये रोटेट होता है। ये जो है क्लोज लूप नहीं होता, ये जो है क्या होता है, ओपन लूप पोजीशन कंट्रोल होता है, और ये जो है ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता, कैन ओनली ड्राइव अ लोड दैट इज वेल विद इन इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें अगर हम देखें, देखिए किस प्रकार से काम करता है मोटर आपका। तो यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पर इसको दी जाती है। स्टेपर मोटर क्या करता है, पल्स के अकॉर्डिंग रोटेट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं पल्स शो करूँ, दिस इज द सिग्नल जिसमें ये पल्स बने हुए हैं इस तरीके से। ओके, दिस इज अ सिग्नल। ओके, एंड देर आर 5 पल्स, यहाँ पे जो है 5 पल्स बने हुए हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो देर आर 5 पल्स। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो मोटर है, ओके, और इसके अंदर क्या लगा हुआ आपके पास, शाफ्ट लगी हुई है। तो स्टेपर मोटर कैसे काम करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्टेपर मोटर क्या करता है कि एक पल्स के अकॉर्डिंग रोटेट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है
स्टेपर मोटर आपका जो है एक पल्स के हिसाब से, एक पल्स आने पर, एक पल्स आने पर ये जो रोटेट करता है 2 डिग्रीज। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर एक पल्स जैसे रिसीव्ड होगा तो स्टेपर मोटर जो है 2 डिग्री घूम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इस स्टेपर मोटर को कितने सिग्नल जो कितने पल्स प्राप्त हुए हैं, स्टेपर मोटर को सिग्नल मिला है, ठीक है, और इस सिग्नल में कितने पल्स हैं, केवल 5 पल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 × 2 यानी कि 10 डिग्री का रोटेशन यहाँ पर मोटर यहाँ पर कर लेगा। सो देयर आर 10 डिग्री ऑफ रोटेशन। तो इस प्रकार से जो स्टेपर मोटर काम करता है, स्टेप में घूमता है, एक पल्स प्राप्त हुआ तो 2 डिग्री घूम गया, फिर अगेन दूसरा पल्स प्राप्त हुआ तो 2 डिग्री और घूम गया। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, 10 डिग्री का रोटेशन यहाँ पर आपका स्टेपर मोटर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेपर मोटर के बारे में। सो स्टेपर मोटर आर वर्सेटाइल, लॉन्ग लास्टिंग एंड सिंपल मोटर दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। ओके, लॉन्ग लास्टिंग होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम अधिकतर एप्लीकेशन के अंदर हम काम में लेते हैं। इन मैनी एप्लीकेशन स्टेपर मोटर आर यूज्ड विदाउट फीडबैक सिस्टम। बिल्कुल यहाँ पर फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, ओपन लूप कंट्रोल होता है इसके अंदर। ओके, दिस इज बिकॉज अनलेस अ स्टेप इज मिस्ड अ स्टेपर मोटर स्टेप्स नोन एज एंगल इस टाइम इट इज मूव। यहाँ पे जो स्टेपर मोटर क्या करता है, स्टेप्स के अंदर मूव होता है ना, जैसे कि मैंने बताया अभी, एक पल्स रिसीव हुई तो कुछ एंगल तक रोटेट हो गया, फिर दूसरी पल्स रिसीव हुई तो अगेन उसी एंगल से वापस रोटेट होगा। तो जितनी पल्स यहाँ पर रिसीव होगी उसके अकॉर्डिंग ये टोटल जो है रिवोल्यूशन होता है इसका यहाँ पर, ठीक है। सो एंगुलर पोजीशन इज नॉन, हैंस फीडबैक इज नॉट नीडेड। तो यहाँ फीडबैक की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जब एक पल्स प्राप्त हुआ तो ये 2 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें फीडबैक की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ये जो ओपन लूप कंट्रोल के अंदर काम करता है यहाँ पर। दिस मोटर आर यूज्ड इन सम रोबोट एट स्मॉलर एंड मीडियम एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेंज, ठीक है, स्मॉलर और मीडियम टाइप में हम यूज करते हैं रोबोट के अंदर। स्टेपर मोटर कन्वर्ट डीसी वोल्टेज पल्स ट्रेन इनटू प्रोपोर्शनल रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। यस, जो पल्स ट्रेन मिल रही है, पल्स ट्रेन का मतलब क्या है, एक सिग्नल। पल्स ट्रेन मीन्स एक पूरा सिग्नल मिल रहा है, उसमें बहुत सारे पल्स हो सकते हैं, 5, 6, 10, 15, 20। ओके, तो इन पल्सेस के हिसाब से क्या होता है, वो शाफ्ट की रोटेशन में कन्वर्ट होता है, ये जो पल्स है वो, है ना, ठीक है। रोटेशन टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट वे। यस, स्टेप के अंदर जो है रोटेशन प्लेस होता है 2 डिग्री, फिर अगेन 2 डिग्री, फिर अगेन 2 डिग्री, है ना। तो जैसे कि आपने देखा पहले, हैंस इट इज सुटेबल फॉर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। यस, यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है यूज करने में। ओके, एंड द स्पीड ऑफ स्टेपर मोटर कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द पल्स ट्रेन इनपुट रेट। तो जैसा कि पल्स के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, तो क्या करें, अगर हम पल्स भेजने की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा आपका स्टेपर मोटर। अगर पल्स आने की स्पीड कम होगी तो वो कम स्पीड से रोटेट करेगा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें इस स्टेपर मोटर की, तो यहाँ पर जो है सेल्फ लॉकिंग का एक जो फीचर आता है, सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं जो है रोटरी जॉइंट है। ओके, देयर आर रोटेशनल जॉइंट इन द रोबोट। ओके, और रोबोट ने किसी वर्कपीस को होल्ड किया हुआ है, ऊपर उठा करके होल्ड किया हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि कुछ समय के बाद क्या हो कि अपने आप ही थोड़ा सा नीचे आ जाए ऑब्जेक्ट, या फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यानी कि जो आर्म है वो अपने आप ही थोड़ा नीचे चला जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ लॉकिंग का फीचर है, जो जॉइंट है वो लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को उठाने की कंडीशन में अगर आपका रोबोट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। ओके, एंड डायरेक्टली कंपेटेबल विद डिजिटल कंट्रोल। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है डिजिटल कंट्रोल जो है पॉसिबल है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल एंड रग्ड होता है। ओके, और ऑटोमेटिक गैजेज एंड मशीन टूलिंग के अंदर ये जो है मैक्सिमली जो है बनाया जाता है इसको, और काम में लिया जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ड्राइव्स का, जो हम जो यहाँ पर जो कंपेयर करने वाले हैं, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ओके, तो देख लेते हैं ब्रीफली। सो इन द न्यूमेटिक ये जो है पिक एंड प्लेस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। ओके, और हाइड्रोलिक क्या है, लार्ज रोबोट और हैवी पे लोड के लिए ज़्यादा सुटेबल है हाइड्रोलिक, है ना, लार्ज लोड के लिए और लार्ज रोबोट के लिए। और सभी साइज के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है ठीक है, यूज़ करना ठीक रहता है। वेरी लो स्टिफ इनएक्यूरेट रेस्पॉन्स, स्टिफनेस काफ़ी कम होती है न्यूमेटिक ड्राइव की। ओके, और ये क्या होता है,
रीजनेबली स्टिफ यानी कि ये जो स्टिफ जो अच्छा होता है, मतलब न्यूमेटिक ड्राइव से जो है कंपेरेटिवली अच्छा जो है ये ग्रेटर स्टिफनेस होती है इसकी, और स्टिफनेस डिपेंड होती है स्पीड रिडक्शन पे। ओके, और इसलिए जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है ये भी जो है लो स्टिफनेस इसके अंदर होती है। और इसमें बेसिक जो वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंबशन प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर जो वर्किंग फ्लूइड क्या है, हाई क्वालिटी ऑयल विथ एडिटिव्स, यानी कुछ एडिटिव्स के साथ हम जो है हाई क्वालिटी ऑयल का हम यहाँ पे जो उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट बेसिक वर्किंग फ्लूइड। देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, तो इसका जो है फ्लूइड हो गया। ओके, और हम देखें यहाँ पर तो न्यूमेटिक के अंदर लोएस्ट पावर टू वेट रेशियो, तो यहाँ जो पावर और वेट रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो लोएस्ट होता है, ठीक है, और पावर टू वेट रेशियो हाइड्रोलिक के अंदर क्या होता है, हाई होता है। ओके, और इलेक्ट्रिकल के अंदर ये जो पावर टू वेट रेशियो है वो किस प्रकार की मोटर उस पर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। ये जो आपके पास न्यूमेटिक ड्राइव है वो एक नॉइजी सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा जो है नॉइज यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोलिक सिस्टम होता जो है नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता, पर यहाँ पे जो है लीकिंग, यहाँ पे जो है लीकेज हो सकता है, जो है क्लीन एनवायरनमेंट के लिए फिट नहीं होता है। ओके, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है स्पार्किंग हो सकती है, यानी कि तीनों का ही यहाँ पे जो ड्रॉबैक बताया गया है कि यहाँ पर न्यूमेटिक के अंदर जो है काफ़ी नॉइज प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोलिक के अंदर लीकेज हो सकता है जिससे जो है क्लीन एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, यानी कि जो है ऑयल फैल सकता है हर जगह। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखना होता है। और हम देखें तो यहाँ पर न्यूमेटिक के अंदर एयर फिल्टर और एयर प्रेशर की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। ओके, और हाइड्रोलिक के अंदर हमें यहाँ पर पंप रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पर हमें जो रिजर्वर रिक्वायर्ड होता है, और एक मोटर हाउसिंग जो रिक्वायर्ड होती है जो इस लिक्विड को एक्चुएटर तक पहुँचाए। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, मोटर ही केवल जो है मोटर की आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ पर कोई लीकेज, यहाँ पर जो है कोई लीकेज नहीं होता, कोई स्पार्क नहीं होता है, यहाँ पर केवल जो है नॉइजी ऑपरेशन होता है। ओके, और ये जो है ये जो हाइड्रोलिक जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और कभी कभी जो है नॉइजी भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई नॉइज नहीं आती, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के अंदर कोई भी नॉइज नहीं होती है। ओके, यहाँ पर मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूमेटिक ड्राइव में किसी प्रकार कोई मेंटेनेंस ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाइड्रोलिक में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, और इलेक्ट्रिकल में काफ़ी कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी यहाँ पर कम होता है। ओके, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कोई गियर की आवश्यकता नहीं है न्यूमेटिक के अंदर, नो रिडक्शन गियर इज रिक्वायर्ड। हाइड्रोलिक के अंदर अगेन कोई भी हम जो रिडक्शन गियर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में हमें यहाँ पर जो है रिडक्शन गियर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ओके, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड से घूमता है आपका मोटर, और उसको हमें जो है सुटेबल स्पीड में लाने के लिए हमें यहाँ पर जो है रिडक्शन गियर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ओके, सो रिडक्शन गियर यूज्ड टू रिड्यूस इनर्शिया ऑफ द मोटर। ओके, एंड नीड रिडक्शन गियर्स इंक्रीज बैकलेस एंड कॉस्ट बेटर। ओके, नेक्स्ट इज ये आपके पास जो स्टिप सिस्टम है हाई एक्यूरेसी देता है और बेटर रेस्पॉन्स देता है, और हाइड्रोलिक सिस्टम हम जो है बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, एंड गुड फॉर हाई प्रिसीजन रोबोट। और इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो रिलायबल होते हैं। ओके, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वो कंपोनेंट, न्यूमेटिक क्या होता है, अवेलेबिलिटी काफ़ी पुअर होती है सर्वो कंपोनेंट्स के लिए। एंड इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको यूज करना है कंपोनेंट के लिए तो ये अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी अवेलेबिलिटी इज आल्सो गुड, क्योंकि ये जो है कहीं भी फिट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जो बहुत ही कम स्पेस घेरती है और ये कहीं भी जाकर के फिट हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा पावर सप्लाई यूनिट इन रोबोट। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा सब, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीवन।